हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है बेटा? एक बार सभी चेक करके बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ बेटा। आवाज़ आ रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? वीडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? हाँ, बच्चे लिख रहे हैं सर माइक चेक माइक चेक। हाँ एकदम सही बेटा, माइक चेक। सब बढ़िया है क्या? ओके, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तो आज बेटा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 12th क्लास की ये मतलब आप ये लगा लो जो आज से अपना जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो गया है। और आज से आपको एक प्रॉमिस करना है। ठीक है, और ये प्रॉमिस आपको मुझसे या अपने पेरेंट्स से या किसी और से नहीं। हाँ, ऐसे तो आप बहुत प्रॉमिस करते हो, है कि नहीं? हाँ हाँ, वो कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। नहीं बेटा, वो वाली प्रॉमिस है नहीं। ठीक है, आपको ये प्रॉमिस खुद से करनी है कि आज से और जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप रेगुलर पढ़ाई करोगे, अगर रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहोगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप सबका सिलेक्शन होगा। तो जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको डेली डेली पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ठीक है, डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। अगर ये दो चीज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन अगर अपन मेंटेन करके रखते हैं तो हमारे और हमारे सपनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। ठीक है बेटा, तो आज अपन 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसको एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो 12th क्लास की बायो में जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो अपना सबसे पहला चैप्टर जो है। ठीक है, अब वैसे तो पहले तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होता था, बट अभी वो एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो अब जो अपना सबसे पहला चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन सा चैप्टर है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल इस चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा? 3 से 4 क्वेश्चंस। ठीक है, हर साल आते हैं इसमें से। ठीक है, एवरी ईयर। अगर आप पीवाईक्यू की अगर आप बुक देखोगे तो उसमें आपको इस चैप्टर से मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं। ठीक है, अब अगर इस चैप्टर में देखेंगे तो इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो सारे टॉपिक्स अपन कवर करेंगे, एकदम शुरुआत बेसिक से करेंगे। ठीक है, एडवांस लेवल तक जाएंगे। और अगर इस दौरान किसी को भी अगर डाउट हो रहा हो, ठीक है, किसी को कोई सा भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो तुरंत मेरे को कमेंट में बताना। उसको मैं अपन वापस से रिवाइज करेंगे, उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा बेटा। बट मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर मन में डाउट रहेगा या आपके कॉन्सेप्ट में डाउट रहेगा तो वो कल का क्या बनेगा? बैकलॉग बनेगा। और अगर ऐसे ही बैकलॉग बनते गए तो धीरे धीरे पूरा सब्जेक्ट बैकलॉग हो जाएगा। और उससे क्या होगा? आपका जो नीट का सपना है वो भी बैकलॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीट का सपना भी क्या हो जाएगा बेटा? बैकलॉग हो जाएगा। तो अपने को बैकलॉग नहीं बनने देना है। ठीक है, जो भी डाउट है उसको हाथों हाथ क्लियर करेंगे। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये कहावत तो सबने सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। है ना? तो ये सारी कहावतें अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, बट इसको लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है,
डाउट नहीं रखना है, आज ही क्लियर करेंगे जो भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब सबसे पहले तो अगर अपन देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप कोई मेरे को बताएगा सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पे? कुछ तो होता होगा ना जिसकी वजह से अपन बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है कि कोई ना कोई क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गन से क्या बनते हैं, गैमीट्स बन रहे हैं, फिर गैमीट्स का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर फर्टिलाइजेशन होकर क्या बनेगा, जाइगोट या एम्ब्रियो बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, है कि नहीं। जब ये सारे स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे तो प्लांट किंगडम में अपन ने एल्गी में भी पढ़ा है, ब्रायोफाइट्स में भी पढ़ा है, टेरिडोफाइट्स में भी पढ़ा है, जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ा है, बट वहां पे एंजियोस्पर्म्स को डिटेल में अपन ने नहीं पढ़ा था। क्या प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था? बताओ, जल्दी बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में अपने सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है जो कि उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में करते हैं। जैसे 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो भी एंजियोस्पर्म्स के बारे में है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो भी एंजियोस्पर्म्स के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स, अच्छा अगर इस शब्द को देखो आप, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कौन से होंगे, एंजियोस्पर्म्स। कौन से होंगे बेटा, एंजियोस्पर्म्स, है कि नहीं। यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और किस रेस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिगार्डिंग, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की जगह अपन ऐसे ही बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, जब अपन ने देख लिया कि ये एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेरे को बताओ एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। प्लांट किंगडम को थोड़ा सा लिंक करो यहाँ पे। प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था मेन प्लांट बॉडी, एल्गी में गैमेटोफिटिक होती है, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक होती है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स में बताओ मेरे को मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे अभी बता रहे हैं कमेंट करके, स्पोरोफाइट। क्या होगी बेटा, स्पोरोफाइट, ठीक है। अच्छा अब ये भी बताओ साथ के साथ कि अगर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, ऑब्वियसली डिप्लॉइड। क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। तो अगर इसके मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉइड है, तो इसकी लाइफ साइकिल क्या होगी, हैप्लॉन्टिक कि डिप्लॉन्टिक, जल्दी बोलो, हैप्लॉन्टिक कि डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसी होगी बेटा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अच्छा जब इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं, क्या बेटा, एंजियोस्पर्म्स हैं, इनमें क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, चेंजेस होते हैं। और वो जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में क्या होते हैं, सम हार्मोनल चेंजेस। और ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ये क्या करवाते हैं, ये लेके आते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ये क्या लेके आते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कि एपिकल मेरिस्टम के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास एक तो शूट एपिकल मेरिस्टम होती है और एक रूट एपिकल मेरिस्टम होती है, दोनों ही टिप के ऊपर प्रेजेंट है। एक शूट टिप के ऊपर प्रेजेंट है और एक रूट टिप के ऊपर प्रेजेंट है। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टम होती है, क्या होती है, शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, उनके जो सेल्स होते हैं दे अंडरगोज डिफरेंशिएशन, दे अंडरगोज डिफरेंशिएशन, और फिर वो क्या बनाते हैं, एक ऐसा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं फ्लावर बर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लावर बर्ड। और फिर उससे बनता है फ्लावर। क्या बनता है, फ्लावर, ठीक है। तो
ये क्या हो रहा है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं ना, कि जो टिप है या एक्सिस है वहां पे क्या हो रहा है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और वो कुछ एक नया टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो फ्लावर होता है इसके अंदर होते हैं, इस फ्लावर में बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आ रही है बात समझ में, आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब यहां पे अपन इस फ्लावर के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी ये बोलती है कि फॉर नॉर्मल पर्सन, ठीक है, नॉर्मल पर्सन फ्लावर एक एस्थेटिक वैल्यू होल्ड करता है। एक फ्लावर इज अ यू कैन से इट इज अ ऑर्गन फॉर एस्थेटिक वैल्यू, या उसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है, ठीक है, वो दिखने में सुंदर होता है कि नहीं। नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल पर्सन ये सारी चीज देखेगा, उसकी खुशबू देखेगा, ठीक है, उसका दिखने का रंग देखेगा, कितना अच्छा खिल रहा है, ये सारी चीज देखेगा, है कि नहीं, है ना। हाँ, बच्चे कमेंट कर रहे हैं गुलाब का फूल। हाँ तो बेटा पहले उस लायक बनो कि कोई तुम्हें गुलाब का फूल दे, ठीक है। और अगर चलो ठीक है ना भी दे तो कम से कम उस लायक तो बनो कि अगर तुम किसी को गुलाब का फूल दो तो वो उसको ठुकराए ना, है कि नहीं। तो पहले उस लायक बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले अभी पढ़ाई करो, ठीक है। ज्यादा गुलाब के फूल के बारे में मत सोचो, ओके। हाँ तो वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पर्सन उसको एज ए एस्थेटिक वैल्यू देखता है, उसको एज ए ऑर्नामेंटल पर्पस के हिसाब से देखता है, एज ए डेकोरेटिव पर्पस के हिसाब से देखता है। बट जब एज ए बायोलॉजिस्ट हम फ्लावर को देखते हैं, तो एज ए बायोलॉजिस्ट अगर हम देखें फ्लावर को, ठीक है, एज ए साइंटिस्ट अगर अपन देखें, तो फ्लावर इज अ साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन एंजियोस्पर्म्स, टू बी एक्यूरेट, टू बी प्रिसाइज, इन एंजियोस्पर्म्स। वो क्या है, वो जगह है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वहां पे क्या बनते हैं और गैमीट्स बन रहे हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये सारे इवेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं, फ्लावर में हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका पर्सपेक्टिव अलग है। ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में इनिशियल पैराग्राफ में दे रखी है, अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और इसके बाद जब आप देखते हो तो वहां पे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। किसकी बात करते हैं बेटा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। तो जब पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करेंगे तो यहाँ पे अब हम एक बनाएंगे, देखो दुनिया का सबसे सुंदर फूल बनाएंगे, ठीक है। शायद ही दुनिया में इतना सुंदर फूल किसी ने बनाया होगा जो आज हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ बेटा तुम्हारे गुलाब से भी ज्यादा सुंदर है ये, है कि नहीं। देखो अभी से देखो कितना सुंदर लग रहा है ये, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ओके। तो यहाँ पे अपन कुछ इसके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, सबको क्लियरली विजिबल है, ऑडियो क्लियरली आ रही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, सबको समझ में आ रहा है, ओके। जस्ट ए मोमेंट, हाँ एक बार अपन ये दुनिया का सबसे सुंदर फूल बना लेते हैं बेटा, है कि नहीं, है ना दुनिया का सबसे सुंदर फूल। ठीक है, अब एक बार इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहां पे ये जो है ये है सेपल, ये क्या है बेटा, ये सेपल है। ये क्या है, ये है पेटल, ये क्या है पेटल। ऐसे ही ये क्या है बेटा,
ये है थैलेमस। ये क्या है? ये एक पतली डंडी टाइप का स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये है पेडिकल। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है बेटा? ये है पिस्टिल। ठीक है, और ये क्या है? ये है स्टेमन। ये क्या है बेटा? स्टेमन। ठीक है, देखो ये एक फ्लावर है। फ्लावर में अगर अपन देखेंगे तो ये थैलेमस है। ठीक है, थैलेमस वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, और अपना स्टेमन्स, पिस्टिल, ये सब अटैच होते हैं। आ रही बात समझ में? और थैलेमस के अगर नीचे देखेंगे तो एक पतली डंडी टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर है जो फ्लावर को ब्रांच से या मेन एक्सिस से जोड़ता है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं पेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा? पेडिकल। ये है थैलेमस। ये क्या है? थैलेमस। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? थैलेमस, पेडिकल। अब अगर हम देखेंगे तो यहां पे ये सेपल एंड पेटल, इन दोनों को कंबाइंडली अपन क्या बोलते हैं बेटा? इन दोनों को बोलते हैं एसेसरी वर्ल। क्या बोलते हैं? एसेसरी वर्ल। ठीक है, और स्टेमन एंड पिस्टिल को कंबाइन करके बोलते हैं एसेंशियल वर्ल। क्या बोलते हैं? एसेंशियल वर्ल। ऐसा क्यों? इसको एसेसरी वर्ल क्यों, इसको एसेंशियल वर्ल क्यों? कोई बताएगा मेरे को? एनीवन? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ, जल्दी 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 बताओ भाई, बताओ जल्दी, कमेंट करके बताओ भाई। देखो, हाँ बहुत सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। देखो, जो मेन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है या मेन जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, मतलब जैसे बोल सकते हैं जो मेन इवेंट आप बोल सकते हो गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेट्स का फॉर्मेशन और उनका फर्टिलाइजेशन, वो सब कहाँ पे हो रहा है? कौन बना रहा है? स्टेमन्स एंड पिस्टिल। कौन बना रहा है बेटा? स्टेमन्स एंड पिस्टिल। तो मेन रिप्रोडक्शन में ये दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं? एसेंशियल। इनको क्या बोलते हैं? एसेंशियल। और ये क्या है? ये इसको रिप्रोडक्शन के सिस्टम को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? उनकी मदद करके। जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होता है, ठीक है, जिसको अपन पॉलिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, उन सब में कौन मदद करता है? सेपल्स, पेटल्स, ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को। ठीक है, तो उन सब उसके सपोर्टिंग रोल में रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एसेसरी वर्ल। वर्ल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जनरली एज ऐसे राउंड उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एज अ वर्ल में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए वर्ल। तो समझ में आ गया कि एसेंशियल वर्ल क्यों बोलते हैं, एसेसरी वर्ल क्यों बोलते हैं और किन को बोलते हैं? याद रखना हमेशा स्टेमन एंड पिस्टिल, स्टेमन एंड पिस्टिल को दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे अपन। अपन क्या बोलेंगे बेटा? एसेंशियल वर्ल। एंड सेपल्स एंड पेटल्स को क्या बोलेंगे? एसेसरी वर्ल। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अपन देखते हैं, जो सबसे पहले यहां पे स्टडी करेंगे वो है अपन स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे अगर देखें अपन तो ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को ग्रुप ऑफ स्टेमन is called androecium. ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। जब एक से ज्यादा स्टेमन होता है उसको बेसिकली एंड्रोशियम बोलते हैं। ठीक है, और एंड्रोशियम क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एंड्रोशियम क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, जब आपने स्टेमन देखा होगा तो यहां पे बेसिकली अगर उसका डायग्राम लेते हैं यहां पे, ठीक है, तो यहां पे आपने देखा होगा एक ऐसे, एक तो ऐसे ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? स्टेमन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? स्टेमन बोल रहे हैं। ठीक है, यहां पे अगर अपन देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये है फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट।
ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर, इसको क्या बोलते हैं, एंथर। अब अगर फिलामेंट को देखे, किसको देखे बेटा, फिलामेंट को देखे, ठीक है। अगर ये फिलामेंट है तो यहां पे देखे, एक तो ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। ये इस वाले एंड को बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ये क्या है बेटा, प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। और ये क्या है, ये है डिस्टल एंड, ये क्या है, डिस्टल एंड। अब सवाल ये आता है कि कौन से एंड को प्रॉक्सिमल बोलेंगे और कौन से एंड को डिस्टल बोलेंगे। ये अपनी मर्जी से बोल देंगे कि नहीं नहीं मेरे को तो ये वाला एंड अच्छा लग रहा है, इसको मैं प्रॉक्सिमल बोलूंगा, या वो वाला अच्छा लग रहा है उसको डिस्टल बोलूंगा। ऐसा कुछ है क्या, या कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कि अपन किसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे किसको डिस्टल बोलेंगे। हाँ देखो साइंस है बेटा, तो इसमें सारी चीजों के पीछे एक पैटर्न होता है। यहाँ पे जो ये प्रॉक्सिमल एंड है ये कौन सा होगा, एंड विच अटैच ऑन थैलेमस और पेटल, ठीक है। मतलब फिलामेंट का वो एंड जो किसके ऊपर अटैच होगा, थैलेमस के ऊपर या फिर पेटल के ऊपर। अगर अपन इसमें प्रीवियस स्लाइड में देखें यहां पे, ठीक है, तो कोई मेरे को बताएगा यहां पे प्रॉक्सिमल एंड कौन सा है, बताओ बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ, बताओ 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 जल्दी बताओ। हाँ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, हाँ बहुत सही। ये वाला एंड कौन सा होगा बेटा, ये वाला एंड कौन सा होगा, ये होगा प्रॉक्सिमल एंड, क्योंकि यही तो एंड है जो किसके ऊपर अटैच हो रहा है, थैलेमस के ऊपर अटैच हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो एंड है डिस्टल एंड, ये किसके ऊपर अटैच होगा, अटैच टू एंथर, ठीक है। अगर इधर देखें अपन, यहां पे, तो ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, देखो ये वाला एंड कहां पे अटैच हो रहा है, एंथर के साथ अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये कौन सा एंड हो जाएगा बेटा, ये डिस्टल एंड हो जाएगा। कौन सा एंड हो जाएगा, डिस्टल एंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर देखें कि फिलामेंट कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, तो फिलामेंट बेसिकली दिखने में लॉन्ग है, ठीक है, और स्लेंडर, नहीं गैस वाला सिलेंडर नहीं है बेटा, ये स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब क्या है, थिन, ठीक है, मतलब लंबी और पतली, ठीक है। तो फिलामेंट को अपन बोल सकते हैं एक लंबी पतली डंडी टाइप का स्ट्रक्चर है। कैसा है, डंडी टाइप का स्ट्रक्चर है जो कैसा है, लॉन्ग है एंड थिन है, ठीक है। स्लेंडर बोले तो यहां पे अपन लिख सकते हैं थिन, ठीक है, ओके। ये फिलामेंट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं एंथर के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे बेटा, एंथर के ऊपर। अब अगर अपन देखें, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जब यहां पे अपन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात करते हैं तो अपनी एनसीईआरटी एंथर के स्ट्रक्चर को दो फेजेस में समझाती है। एक बोलती है यंग एंथर, क्या बोलती है बेटा, यंग एंथर, और एक बोलती है मैच्योर एंथर। यंग एंथर एंड मैच्योर एंथर, ठीक है, ओके। बट यहां पे अपन डिटेल में यंग एंथर या मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर देखने से पहले एक बार कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे अगर एंथर को देखें तो एंथर किस टाइप का स्ट्रक्चर है, एंथर इज बाइलोब्ड। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। ये वाली लाइन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर एंथर को अगर आप ऐसे कट करोगे, ठीक है, पैरेलल टू द ग्राउंड अगर अपन कट करते हैं एंथर को,
तो वहां पे अपने को इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और यहां पे ये लोब 1 है और ये लोब 2 है। तो टोटल कितनी लोब हो गई? 2 लोब हो गई, एक एंड सेकंड दूसरी लोब, इसलिए क्या बोलते हैं? बाई लोब्ड। बाई का मतलब क्या है? 2। क्या है बेटा? 2। टोटल 2 लोब हो गए ना, लोब 1 एंड लोब 2। अब ऐसे ही हर लोब में 2 थीका होते हैं। क्या होता है बेटा? 2 थीका। अरे THECA है, KA नहीं है बेटा। हाँ, बहुत सारे बच्चों को क्या पता तो होता है, बट जानबूझ के। क्या है बेटा? थीका 1 एंड थीका 2। थीका 1 एंड थीका 2। ठीक है, देखो हर लोब में 2 थीका होंगे, हर लोब में 2 थीका। ठीक है, एक लोब में 2 थीका, थीका 1 एंड थीका 2। ईच लोब हैज 2 थीका, इसलिए डाइथीकस। बाई लोब्ड एंड डाइथीकस। आ रही है बात समझ में? ओके, जो ये इधर दिखाई दे रहा है, इधर ये बेंडिंग, इसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये क्या है? इसको अपन बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। इट सेपरेट थीका 1 फ्रॉम थीका 2। अगर आप देख पा रहे हो, जैसे ये थीका 1 है, ये थीका 2 है, तो इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? ये वाली ग्रुप। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। ओके, जब अपन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को देखते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली अपने को 4 डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को 2 फेजेस में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे यंग एंथर, और फिर एक मैच्योर होने के बाद, कि जब एंथर में पॉलन ग्रेन्स वगैरह बन जाते हैं, उसमें डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, तो उसके बाद वो कैसा होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें देखेंगे अपन। तो जब यंग एंथर की बात करते हैं तो बेसिकली कितने लेयर्स की बात करते हैं? उसमें टोटल 4 लेयर। कौन कौन सी होगी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। फिर से बोलो, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। ठीक है, ओके। तो यहां पे अगर अपन इसका डायग्राम बना के देखें एक, ठीक है, चलो एक बार। ओके, ये एंथर का स्ट्रक्चर है। अब इसमें एक तो आउटर लेयर होती है इसमें, जो कंटिन्यूअस है, ठीक है, एंड कॉमन है। इस आउटर लेयर को क्या बोलेंगे बेटा?
आउटर मतलब, आउटर के लिए बायो में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एपी। कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा? एपी। लेयर का मतलब डर्मिस, तो ये कौन सी लेयर हो गई? ये हो गई एपिडर्मिस। ये क्या हो गया बेटा? एपिडर्मिस। ऐसे ही इसके अंदर भी एक लेयर होती है, ये अंदर साइड की लेयर है। अंदर के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बताओ जल्दी, ये कौन सी लेयर होगी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा। ओके, ये होगी कौन सी लेयर बेटा? एंडोथीशियम। क्या होगी? एंडोथीशियम। अगर यहां पे आप एंथर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो बेसिकली आपको 4 कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे। कितने कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं? 4 कॉर्नर। तो एंथर का ईच कॉर्नर इज माइक्रोस्पोरेंजिया। ईच कॉर्नर हैज माइक्रोस्पोरेंजिया। आप ऐसे बोल सकते हो, ईच कॉर्नर ऑफ एंथर इज माइक्रोस्पोरेंजिया। है कि नहीं? तो टोटल कितने कॉर्नर हो गए? 4। तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? 4। इसलिए अपन क्या बोलते हैं? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं बेटा? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथर को क्या बोलते हैं? एंथर इज अ टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। मतलब टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है इसमें? 4 हैं। आ रही है बात समझ में? स्पोरेंजिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। वो चीजें भी देखेंगे कहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट है। बट यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे देखो आउटर मोस्ट लेयर क्या बताई अपन ने? एपिडर्मिस। फिर उसके बाद उसके अंदर की लेयर कौन सी बताई? एंडोथीशियम। अब अगर आप ये देखोगे, ये दोनों की दोनों लेयर पूरे एंथर के लिए कॉमन है। पूरे एंथर के लिए क्या है? कॉमन है। बट इसके बाद की जो 2 लेयर है, इसके बाद की जो 2 लेयर है, ये कौन सी हो गई बेटा? ये मिडिल लेयर है। ये क्या है? मिडिल लेयर। अगर आप देख पा रहे हो, क्या मिडिल लेयर पूरे एंथर की कॉमन है क्या? नहीं, हर स्पोरोजिनस टिश्यू की अलग अलग मिडिल लेयर है। देख रहे हो? बट अगर एपिडर्मिस और एंडोथीशियम देख रहे हो तो वो क्या है? कॉमन है। तो यहां से भी नीट में क्वेश्चन बन सकता है कि विच लेयर ऑफ एंथर इज कॉमन और आर कॉमन। तो यहाँ पे आपको कौन सी बात याद रखनी है? कौन कौन सी लेयर है बेटा? एक तो एपिडर्मिस है और दूसरी कौन सी है? एंडोथीशियम है। ओके, आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब ये जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर के अलावा इसके अंदर एक और लेयर होती है। ठीक है, इस लेयर को क्या नाम देंगे? इस लेयर को क्या नाम दें? बताओ भाई, हमारे हाथ में है क्या नामकरण करना, या पहले से किसी ना किसी ने कर रखा है? कर रखा है बेटा। क्या नाम दे रखा है इसको? ये है टैपेटम। ये क्या है? टैपेटम। ठीक है, ओके। और इस टैपेटम के अंदर, अगर इस टैपेटम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स।
ग्रुप ऑफ सेल्स है तो अपन क्या बोलेंगे, टिश्यू। क्या बोलेंगे, टिश्यू। तो ये कौन सा टिश्यू है, कोई बताएगा मेरे को, कौन सा टिश्यू होगा? जल्दी बताओ भाई। बहुत बढ़िया, स्पोरोजिनस टिश्यू। हाँ, जिन जिन ने सही जवाब दिया उनको मेरी तरफ से एक चॉकलेट। ठीक है भाई, जिन जिन ने सही जवाब दिया उनको मेरी तरफ से क्या बेटा, एक चॉकलेट। ओके। हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। हम्म, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर पार्सल कर दो। कोई नहीं बेटा, एक बार आप नीट में सिलेक्शन लेके आओ, फिर हम आपको खुद अपने हाथों से चॉकलेट खिलाएंगे, आपके घर आएंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पे अगर अपन देखें तो ये टेपेटम के अंदर ये जो टिश्यू है इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्पोरोजिनस टिश्यू। अच्छा, अगर इन सब की प्लॉइडी की बात करें तो बताओ इन सब की प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, डिप्लॉइड होगी? चलो एक एक करके देखते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी क्या होगी बेटा, कौन बताएगा मेरे को? स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी कि डिप्लॉइड होगी? जल्दी बताओ। डिप्लॉइड होगी। ऐसे ही मिडिल लेयर की भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। टेपेटम की भी क्या होगी, डिप्लॉइड। सबकी जो प्लॉइडी है वो क्या होगी बेटा, डिप्लॉइड होगी। क्यों? क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और एंजियोस्पर्म्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक है मतलब डिप्लॉइड है। तो ये जितने भी जो स्ट्रक्चर्स है ये सब क्या है बेटा, अभी एज ऑफ नाउ क्या है, डिप्लॉइड है। भविष्य में इनमें कुछ डिविजन्स होंगे जहां से कुछ चीजें हैप्लॉइड बनेगी, और वो सारी चीजें हम देखेंगे अभी आगे चैप्टर में आएंगे ये सारी चीजें। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है। ये कैसा एंथर है, यंग है कि मैच्योर है? ये है यंग एंथर। ये क्या है, यंग एंथर। अब सवाल ये उठता है कि सर अपन कैसे बोल सकते हैं कि यंग एंथर है कि मैच्योर एंथर है कि नहीं? बढ़िया सवाल है ये तो। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर हमको कुछ डिफरेंसेस देखें जो कि मैच्योर एंथर में और यंग एंथर में होते हैं, जैसे एक एक करके देखें तो यहाँ पे यंग एंथर में क्या होते हैं, 4 स्पोरेंजिया होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 4। बट अगर मैच्योर एंथर में देखेंगे तो ये क्या होते हैं, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और उस दौरान क्या होगी, टेपेटम और मिडिल लेयर दोनों कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, पोलन ग्रेन बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के दौरान क्या होगा बेटा कि जो टेपेटम एंड मिडिल लेयर है वो यूज अप हो जाएंगी, कंज्यूम हो जाएगी। जब वो यूज अप हो जाएगी तो ये दोनों आपस में कैसे एक साथ कंबाइंड टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोलन सैक। क्या बोलते हैं बेटा, पोलन सैक। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कोई नहीं, ठीक है, ये आप लिख सकते हो इधर यंग एंथर है। एक मोनेट, इधर यंग एंथर है और ये क्या है, मैच्योर एंथर है। ठीक है, अगर यंग एंथर में देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, 4 स्पोरेंजिया। ठीक है, बट यहां पे अगर आप देखने को मिलेगा तो यहां पे मिलेंगे पोलन सैक। क्या देखने को मिलेंगे, पोलन सैक। अगर यंग एंथर में देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या देखने को मिलेगा बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू। अगर यहां पे मैच्योर एंथर में देखो तो यही स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बन जाएगा,
ये बन जाएंगे पोलन ग्रेन्स। क्या बन जाएंगे? पोलन ग्रेन्स। और अगर ऐसे एक और डिफरेंस देखें यंग एंथर और मैच्योर एंथर में, तो अपन बोल सकते हैं कि देखो यंग एंथर में चारों लेयर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस भी है, एंडोथीशियम भी है, मिडिल लेयर भी है, टेपिटम भी है। बट जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा उसमें पोलन ग्रेन्स बनेंगे, तो मिडिल लेयर और टेपिटम क्या हो जाएगी? यूज्ड अप हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। तो यहां पे यंग में आप लिख सकते हो ऑल 4 लेयर्स प्रेजेंट। बट मैच्योर में क्या है? ओनली 2 प्रेजेंट। कौन कौन सी? एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम, जो कि क्या है? कॉमन है। बाकी मिडिल लेयर और टेपिटम क्या हो जाएगी बेटा? यूज्ड अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूज अप हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर इंडिविजुअल इन लेयर की बात करें, एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर थिक होती है। कितने लेयर थिक होती है? सिंगल लेयर थिक होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या काम है बेटा इसका? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, टू गिव प्रोटेक्शन। तो आप लिख सकते हो एपिडर्मिस क्या करती है? गिव्स प्रोटेक्शन। इट गिव्स प्रोटेक्शन। ऐसे एंडोथीशियम है। एंडोथीशियम जनरली एंडोथीशियम का क्या काम होगा? कोई बताएगा मेरे को? जल्दी कमेंट करो। यस, एंडोथीशियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिहाइसेंस। किस में रोल प्ले करती है बेटा? डिहाइसेंस में। अब कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज डिहाइसेंस? देखो जो एंथर होता है, ठीक है, ऐसे ओपनिंग ऑफ एंथर, एंथर के ओपन होने का जो प्रोसेस है, या ओपनिंग ऑफ एंथर को अपन क्या बोलेंगे? डिहाइसेंस। क्या बोलेंगे बेटा? डिहाइसेंस। तो इस डिहाइसेंस में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? एंडोथीशियम। कौन कर रहा है? एंडोथीशियम। ठीक है। ऐसे ही अगर मिडिल लेयर देखें, तो मिडिल लेयर जनरली 1 to 3 लेयर्स थिक होती है। कितने लेयर थिक होती है? 1 से 3। ठीक है बेटा। अच्छा, एंडोथीशियम के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंडोथीशियम के जो सेल्स होते हैं उनमें अल्फा सेल्यूलोजिक थिकनिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? अल्फा सेल्यूलोजिक थिकनिंग। और ये किसकी वजह से आती है? किसकी वजह से बनती है? ये टेंजेंशियल जो सेल्स होते हैं ना, उनसे बनती है ये। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ये। ठीक है, ओके। उसके बाद अपन आते हैं टेपेटम के ऊपर। तो जनरली टेपेटम की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए, यहां से भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो टेपेटम क्या है? बाई न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है? डेंस है। क्या है बेटा? डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ठीक है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू से जो नए नए पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, उनको जो नरिशमेंट होता है, जो फूड होता है, वो कौन प्रोवाइड करता है? टेपेटम। इसलिए ये क्या हो जाती है? कंज्यूम हो जाती है इस प्रोसेस के दौरान। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ओके। इट प्रोवाइड्स, इसके अलावा इट गिव्स स्टिकी नेचर टू पोलन ग्रेन। क्या देती है? स्टिकी नेचर। कैसे देती है स्टिकी नेचर? बाय प्रोड्यूसिंग पोलन किट। अब ये पोलन किट क्या है? देखो बेसिकली जो टेपेटम होते हैं ना बेटा, टेपेटम प्रोड्यूस करती है उबिश बॉडीज। क्या प्रोड्यूस करती है? उबिश बॉडीज। और वो जो उबिश बॉडीज होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है सिक्रीशन के लिए। किसके लिए? स्पोरोपोलेनिन के सिक्रीशन के लिए। किसके लिए? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, और उस स्पोरोपोलेनिन से ही बनता है एक्साइन, जो कि क्या है? पोलन ग्रेन की आउटर लेयर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। आगे बात समझ में? किसी को समझ में नहीं आया हो तो जल्दी कमेंट करके बताओ, फिर अपन इसको रिपीट करेंगे। जल्दी बताओ बेटा। सबको आ गया? बहुत बढ़िया। तो आज का जो टॉपिक है वो अपन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे? यहीं पे एंड करेंगे। हाँ, मेरे को पता है कि मैंने यहाँ पे जो इंडिविजुअल जो फंक्शंस हैं लेयर्स के वो नहीं लिखे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बाकी अगली क्लास में इसको यहीं से आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको क्या करना है बेटा? जो अभी आज अपन ने पढ़ा है इसको तो रिवाइज करना है। इसके साथ साथ जो एनसीईआरटी है
उसकी एकदम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन रीडिंग लगानी है, ठीक है। और अभी आने वाली क्लासेस में हम जो भी अपन पढ़ रहे हैं उनसे रिगार्डिंग क्लास में ही जिस टाइप के क्वेश्चंस नीट में पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर अपन देखेंगे नीट में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक तो होता है नॉर्मल सिंपल एमसीक्यू, एक होता है असर्शन रीजनिंग वाले, एक होता है मैच द फॉलोइंग वाले, एक होता है स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, और एक होते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, इज इनकरेक्ट, ठीक है, नॉट फॉल्स। आजकल क्या है, एनटीए थोड़ा सा क्वेश्चंस को ऐसे घुमाता है, क्या करता है, क्वेश्चंस को घुमाता है। आ रही है बात समझ में बेटा? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अपन आने वाली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। जो भी चीज अपन पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बट आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है बेटा। क्या मेंटेन करनी है? रेगुलरिटी, ठीक है। अब आपका ये हार्ड डे चैलेंज है, पूरे साल भर का हार्ड डे चैलेंज है, पूरे साल भर मेहनत करनी है, ठीक है। देखो लाइफ में मेहनत तो करनी है, या तो अब कर लो या फिर बाद में करनी पड़ेगी, है कि नहीं बेटा? ठीक है, ओके। तो इसी के साथ अपन विदा लेते हैं अभी के लिए। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, इसी जोश के साथ आना, ठीक है, और इसी डेडिकेशन के साथ आना, ठीक है बेटा? ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।